हेलो ट्वेल्थ क्लास। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ओम्स लॉ और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। तो हमने देखा था कि रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले हमारे पास जो फैक्टर थे वो थे लेंथ और एरिया। आज हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस लेंथ और एरिया के अलावा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे। देखिए क्या होता है, तो इसको ना हम टॉपिक वाइज करेंगे और तब ये चीज़ हमारी लीड कर जाएगी ओमिक और अनोमिक डिवाइस को। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं मेटल में क्या होता है कि मेटल का अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो उसका रेसिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। राइट, मेटल की बात करते पहले। तो रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वी नो दैट रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू, हमने किया हुआ है ml ओवर एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये हमने किया हुआ है कि रेसिस्टेंस इक्वल टू इतना होता है। ये हमने ओम्स लॉ में ड्राइव किया था। अब मुझे बताइए, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l लेंथ ऑफ द कंडक्टर, n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। तो आप देखिए इनमें से कौन सी क्वांटिटी टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो आंसर है, हमने किया हुआ है, मैं पहले भी बोल चुका था कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, टाउ जो होता है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। राइट, और कैसे करता है, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो जल्दी जल्दी कोलाइड हो जाएंगे पार्टिकल। जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी कोलाइड हो जाएंगे, यानी कि टाइम बिटवीन टू कोलिजन कम हो जाएगा। कब, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है तो दो कोलिजन के बीच का टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी वो होंगे ना, कोलाइड हो जाएंगे, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे या रिलैक्सेशन टाइम हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हम ना नोट कर लेते हैं, देखो कैसे करके। as temperature increases relaxation time decreases due to fast collision। राइट, बहुत जल्दी 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 हो जाएगा ना कोलिजन, तो फास्ट कोलिजन की वजह से क्या हो जाएगा, टाइम डिक्रीज हो जाएगा। और अगर टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। देयरफॉर रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। तो मेटल में हमको एक चीज मिल रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से टाइम डिक्रीज होगा, कोलिजन फास्ट होंगे और रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों, टाउ नीचे है ना, तो टाउ अगर कम हो जाएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो देयरफॉर फाइनली रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ है ना, देखिए टेम्परेचर हुआ क्या, हुआ ये टेम्परेचर बढ़ा तो टाउ क्या हुआ, टाउ कम हुआ। और अगर टाउ कम हुआ तो रेसिस्टेंस क्या हुआ, रेसिस्टेंस बढ़ा। ये हमारा की पॉइंट हो जाएगा। ठीक हो गया, फिर से देखिए, यानी कि मेटल में क्या होता है, मेटल का रेसिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, पहले तो सेमीकंडक्टर जो हमारे पास बनता है, ये मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ यहाँ पे हल्का सा ताकि आपको समझ आ जाइए। सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, एक प्योर सिलिकॉन जो हमारे पास होता है वो अपने आप में एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, और हर एक सिलिकॉन अपने नेबरिंग 4 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ होता है ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग। देखिए यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, मैं तो बस एक दिखा रहा हूँ आपको, एक क्रिस्टल आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से एक सिलिकॉन अपने चारों ओर के, देखो ये वाला जो हमारे पास एक सिलिकॉन रहा, ये सिलिकॉन अपने चारों ओर के 4 सिलिकॉनों से कोवलेंट बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। किससे, कोवलेंट बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए, एज वी नो दैट अगेन, एज वी नो दैट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, ml ओवर एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये तो होता ही होता है, ये हमने
अब अभी क्या हुआ है, अब देखिए अगर ये हमारे पास फॉर्मूला है, अगर हमने इस क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ा दिया, इस क्रिस्टल को मैं हीट कर रहा हूं, मान लो हीट, इसका टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले तो क्या होगा, टाउ, अभी फिर सबसे आ गया टाउ, क्या होगा, टाउ कम होगा। तो फिर से हम सुना, इसको नोट कर लेते, देखो जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा, एज नंबर वन तो ये हो रहा है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टाउ, टाउ का नाम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, हाँ है ना, और रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज हो गया है तो देयर फोर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, ये होना चाहिए था पहला पॉइंट। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें एक और चीज हो रही है, और वो ये है, जैसे हम लोग इसको हीट करते हैं, हीट करते हैं तो क्या होता है, जो ये कोवलेंट बॉन्डिंग है, जो ये बॉन्ड है आपस में, जो ये बने हुए है ना बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्डिंग, ये बॉन्ड टूट जाते हैं। जो ये आपस में दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ये ऐसे करके, ये बॉन्ड गर्म होगा, गर्म होगा, उसको एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, ऐसा होगा, और फाइनली इट विल ब्रेक। तो टेम्परेचर हीट देने से, टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर के अंदर के एटम्स के क्या हो जाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। देखो, ड्यू टू हीट और ड्यू टू इनडायरेक्टली कौन, टेम्परेचर, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक। और अगर कोवलेंट बॉन्ड हमारे टूट जाएंगे ना, तब क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक, और अब क्या मिल जाएगा, अगर जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे बॉन्ड बना रहे थे वो टूट करके वो अब क्या होगी, फ्री होगी, क्या होगी, फ्री होगी, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक एंड इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री, एंड इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड, जो पहले बॉन्ड बना रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स फ्री, फ्री फ्रॉम ड्यूटी, फ्री। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं, मान लीजिए पहले इसके अंदर, इस मटेरियल के अंदर पहले मान लो 20 इलेक्ट्रॉन थे, कोवलेंट बॉन्ड टूटने से क्या हो जाएगा, और मिल जाएंगे। तो इसमें से कौन सी क्वांटिटी हमारी चेंज हो रही है, तो आंसर है एन चेंज हो रही है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना। पहले मान लो 20 थे, हीट किया तो क्या हो गया, और मिल गया हमको, तो एन बढ़ गया, एन बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, जरा देखो ध्यान से, सेमीकंडक्टर में दो चीजें हो रही हैं, एक तो टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ कम हो रहा है, टाउ कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, एक क्या हो रहा है कि एज देयरफॉर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। और अगर नंबर डेंसिटी हमारी बढ़ जाएगी तो देयरफॉर रेसिस्टेंस डिक्रीजेस। तो आप देख रहे हैं सेमीकंडक्टर में दोनों चीज हो रही है। अगर हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, इस मटेरियल को, इस सेमीकंडक्टर को, तो टाउ, एक तो क्या हो रहा है, टाउ कम हो रहा है, टाउ कम हो रहा है तो आर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और एक क्या हो रहा है, एन बढ़ रहा है, और एन बढ़ने से क्या हो रहा है, आर कम होना चाहिए, तो दोनों हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे, हम क्या देखते हैं इसमें कि एन का इफेक्ट, एन का इंक्रीमेंट का इफेक्ट टाउ के डिक्रीमेंट के इफेक्ट से ज्यादा होता है। यानी कि अगर 1 डिग्री तक मैंने इसको हीट किया तो उसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत बढ़ जाएगी, जबकि टाउ कम घटेगा। ये बात समझाई। सो द इफेक्ट, देयरफॉर इफेक्ट ऑफ एन, समझ गया आप, एन मतलब नंबर डेंसिटी, एन इज ग्रेटर, ग्रेटर देन इफेक्ट ऑफ टाउ। अब आप समझिए, टाउ का बढ़ने का काम क्या है, आर को कम करना, सॉरी टाउ का कम करने का काम क्या है, टाउ कम होने का मीनिंग है आर का बढ़ना, एन का बढ़ने का मीनिंग क्या है, आर का कम होना। अब एन का बढ़ने का ज्यादा इफेक्ट है, ज्यादा इंपैक्ट है, तो देयरफॉर अगर एन का, देखो इफेक्ट ऑफ एन इज ग्रेटर, अगर ज्यादा है
देयरफॉर रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, 1/ टेम्परेचर। किसमें? सेमीकंडक्टर में। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखो दोनों हो रहा है। आप पूछ सकते हैं कि ये चीज यहां क्यों नहीं हुई, तो आंसर है मेटल में ऑलरेडी फ्री होते इलेक्ट्रॉन, वहां पे ऐसी इस टाइप की बॉन्डिंग नहीं होती है, तो वहां पे बॉन्ड टूटने का सवाल ही नहीं बनता है। जबकि सेमीकंडक्टर में बॉन्ड टूटने का सवाल बनता है, जहां पर बॉन्ड टूटेंगे इलेक्ट्रॉन फ्री बनेंगे इस तरीके से। यानी कि अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊं, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैं मेटल के लिए, मेटल मतलब कॉपर वगैरह वगैरह ना, देखो एग्जांपल में यहाँ लिख लूंगा कॉपर, एल्यूमिनियम जो हमारे पास एग्जाम में आता है। सेमीकंडक्टर में यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दोनों के लिए ये नाम लिखाता है कि प्लॉट द ग्राफ, देखो बिटवीन टेम्परेचर एंड रेसिस्टेंस फॉर मेटल। किसके लिए? टेम्परेचर और रेसिस्टेंस किसके लिए? मेटल के लिए। तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, राइट। और यहां नीचे आ जाइए, अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं ग्राफ कि सेमीकंडक्टर में ग्राफ कैसे बनता है, किस किसके बीच में? रेसिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर के बीच में, तो आप देखेंगे ये ऐसे बनेगा, कम होगा ये। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, कम होगा, कम होगा, इस तरीके से। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, ये हमारा इस तरीके का बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है एलॉय, राइट। एलॉय यानी कि जैसे हमारे पास हो कॉन्स्टेंटन, हमारे पास कोई भी दूसरा हमारे पास एलॉय हो, तो हम क्या देखते हैं, जब हम एलॉय का ग्राफ देखते हैं रेसिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का, तो हमको कुछ ग्राफ इस तरीके से मिलता है, यानी कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यानी कि एलॉय का टेम्परेचर आप कितना भी इंक्रीज कर दो, उसका रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम रहता है। इट्स अ वेरी वंडरफुल प्रॉपर्टी ऑफ एलॉयज। इसको हम यूज करने वाले हैं अपने लैब में, जब हम लोग मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, जब हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। तो रेसिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे काम आएगा आगे। देखो रेसिस्टेंस ऑफ एलॉयज ऑलमोस्ट remains constant with टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलॉय का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। देखो मैं इसमें इसलिए बोल रहा हूं, अगर हम अपने लैब में जाएंगे और लैब में मान लो कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अननोन वायर, और मान लो कि मैंने मेटल वायर यूज की, तो मेरा अभी आया रेसिस्टेंस, वो आया मान लो 1.5 ओम। लेकिन कुछ टाइम बाद हमारा एग्जामिनर हमारे लैब में आया, उसने निकाला, तब तक वायर हीट हो चुकी थी, क्योंकि जब तक मैंने किया होगा ना तब तक वायर हीट होगी। जब हमारा एग्जामिनर क्लास में आया, उसने बोला कि दिखाओ जरा आपका आंसर कितना आया। हमने बोला 1.5, लेकिन उसने किया और उसका आया 2 ओम। तो बताओ कौन सही कौन गलत? आंसर दोनों सही हैं। उसका 2 ओम इसलिए आया कि वायर तब तक हीट हो चुकी थी, और क्योंकि मैंने मेटल की वायर यूज की है, और मेटल में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो गलत कोई नहीं है। तो इसलिए ना, ताकि ये मिसमैच ना हो, स्टूडेंट और एग्जामिनर की रीडिंग एक जैसी आई, इसलिए हम लोग अपने लैब में यूज करते हैं एलॉयज की वायर, राइट, एलॉय की वायर, ताकि रीडिंग ऑलमोस्ट हमारी सेम आए, क्योंकि एलॉय का टेम्परेचर विद द एलॉय का रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर वेरी नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है इंसुलेटर्स। तो इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है। इंसुलेटर हमको सेम बिहेवियर दिखाते हैं एज सेमीकंडक्टर, तो सोज सेम बिहेवियर एज सेमीकंडक्टर, राइट। तो इसका भी सेम हो जाएगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आई अभी, इसको मैं ना आगे लेके जा रहा हूं, और ये हमारी है ओमिक और अनोमिक डिवाइस। देखो ओमिक और अनोमिक डिवाइस क्या होती हैं। ओमिक डिवाइस पहले मैं आपको दिखाता हूं। ओमिक डिवाइस ये आपके पास आ भी जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड बुक का इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर, तब आ जाएगा हमारे पास। देखो ओमिक डिवाइस क्या होता है, अभी भी हमारे पास इसी चैप्टर में भी है। all those devices
devices which follows ओम्स लॉ। वो सभी डिवाइस जो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं ओमिक डिवाइस होती हैं, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को फॉलो करती करेंगी, वो क्या होंगी, हमारी ओम्स लॉ होंगी, ओमिक डिवाइस होंगी। इनका ग्राफ कैसा आएगा, V और I के बीच में, बोलने वाली बात नहीं है, V और I है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा हमारा ओम्स लॉ का ग्राफ, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि ओमिक डिवाइस का हमारे पास एग्जाम्पल कौन है, तो आंसर है ऑल मेटल्स बिलो सर्टेन टेम्परेचर। यानी कि मैं ये बोल रहा हूं ना, कोई ऐसी डिवाइस जिसका रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहे, रेसिस्टेंस कांस्टेंट, देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कांस्टेंट है इसका रेसिस्टेंस, वो क्या होंगे, हमारी ओमिक डिवाइस होगी। इसको हम नोट कर लेंगे, यानी कि ओमिक डिवाइस का क्या होगा, रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, रेसिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, किसका, ओमिक डिवाइस का रेसिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एग्जांपल क्या है, ऑल मेटल्स बिलो सर्टेन टेम्परेचर। क्यों ऐसा बोला हुआ है, क्योंकि हमको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल का रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है, राइट। दूसरा देखो, अनोमिक डिवाइस, अनओमिक डिवाइस, तो अनोमिक डिवाइस में मैं बोलूं वो क्या होगा, ऑल दोज डिवाइसेस which do not follow या violate, do not follow ohms law, यानी कि इसमें क्या होगा, V does not proportional to किसके, I के, ऐसा नहीं होगा इसमें। यानी कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आंसर है इसका ग्राफ कुछ भी हो जाए लेकिन ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, V और I के बीच का ग्राफ। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, एग्जाम्पल आपको बाद में समझ आ जाएंगे अच्छे से। एक हमने अभी देखा, कौन, सेमीकंडक्टर, हाँ है ना, हम वहां टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अब वहां क्या हो रहा है, घट रहा है रेसिस्टेंस, हाँ है ना। दूसरा, पीएन जंक्शन डायोड, हमारे पास है सिलेबस में पीएन जंक्शन डायोड। इसका जो ग्राफ होता है पीएन जंक्शन डायोड का, वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखिए फॉरवर्ड बाइस में ये V और ये I है, और ये ग्राफ ऐसा होता है। देखो पहले तो वोल्टेज बढ़ाने से I बढ़ता नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर क्या होता है, बढ़ जाता है, राइट। पीएन जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, ये एग्जांपल किसके हैं, अनोमिक डिवाइस के। इसका अगर मैं ग्राफ खींचूं V और I के बीच का, तो ये ग्राफ हमको कुछ इस तरीके से मिलता है, ये V और ये I, और इसका ग्राफ हमको रिवर्स में मिलता है, देखिए इस तरीके से मिलता है, इस तरीके से। पहले तो V लगाने से क्या होता है, I बढ़ता है, लेकिन कुछ टाइम बाद V, ये देखो, आई एम सॉरी, इट इज V, यस इट इज V, और ये कौन है, ये I है, ये Y में हमारे I है, ठीक है। V को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे, लेकिन I नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, V को बढ़ाया I नहीं बढ़ा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, V को बढ़ाया I नहीं बढ़ा। यहाँ पे कुछ टाइम बाद कांस्टेंट, यहाँ पे पहले कांस्टेंट था, अब बाद में हुआ। यानी कि कुछ भी हो जाए ग्राफ, अनोमिक डिवाइस का ग्राफ कुछ भी हो जाए, पर स्ट्रेट लाइन तो नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं, और देखिए ये क्या है, यह है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, न्यूमेरिकल बनता है यहां से, देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ये क्या होता है। अब देखिए, मान लो कि मेरे पास ये दो है, मेरे पास दो मेटल, मान लो कि ये कॉपर है और मान लो कि ये एल्यूमिनियम है। मान लो मैंने कॉपर का टेम्परेचर कर दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका भी मैंने कर दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों का टेम्परेचर मैंने सेम इंक्रीमेंट किया है, 10 डिग्री बढ़ाया है, 10 डिग्री बढ़ाया है, लेकिन मैंने देखा कॉपर का रेसिस्टेंस 20 ओम बढ़ गया, और इसका रेसिस्टेंस, एल्यूमिनियम का रेसिस्टेंस अभी 10 ओम ही बढ़ा हुआ है। फिर से दोनों को मैंने, कॉपर को भी और एल्यूमिनियम को भी मैंने 10, इन दोनों का टेम्परेचर मैंने 10 डिग्री इंक्रीज किया। मैंने क्या देखा, इसका रेसिस्टेंस 20 बढ़ गया, इसका रेसिस्टेंस अभी 10 ही बढ़ा है। तो ऐसा अंतर क्यों आया, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो ज्यादा होगा, पक्का ज्यादा बढ़ गया ना इसका, किसका, कॉपर का।
एल्यूमिनियम का कम बढ़ा हुआ है। तो कॉपर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ज़्यादा है, यानी कि इसका टेम्परेचर मैं थोड़ा सा भी बढ़ाऊंगा तो रेसिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। तो ये इसको हम लोग जरा ना डिफाइन करते हैं, कैसे करके, अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट इन द रेसिस्टेंस। देखो 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 देखो, ये क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट इन रेसिस्टेंस विद 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी आपको बोलना है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस कितना बढ़ता है, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। बस 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस में कितना इंक्रीमेंट आया, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अब फिर से मान लो कि इनिशियल रेसिस्टेंस हमारे पास था, किसी वायर का हमारे पास इनिशियल रेसिस्टेंस हमारे पास था, मान लो R0, R ओरिजिनल। टेम्परेचर हमने इसको दिया डेल्टा टी। इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये मान लो अल्फा है। क्या है, अल्फा। क्या है ये, टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब 1 डिग्री बढ़ाने से कितना बढ़ता है। ये हर एक मेटल का अलग अलग होता है, हर एक मटेरियल का अलग अलग होगा। तो डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने से उसके इंक्रीमेंट में उसके रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीमेंट आएगा। मान लो कि वो R1 हो गया। फाइनल कितना है, फाइनल रेजिस्टेंस कितना है, फाइनल रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा R1। तो R1 इक्वल टू कितना होगा, R0 तो हमारा ऑलरेडी था पहले। अब डेल्टा टी बढ़ाने से अल्फा उसका क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। R0 इंक्रीमेंट, देखो R0 क्या है, पहले का। डेल्टा टी अगर बढ़ जाएगा तो R0 और बढ़ जाएगा, अल्फा अगर ज्यादा होगा तो R1 और बढ़ जाएगा। हमको रिलेशन ये मिल जाएगा, यानी कि R1 इज इक्वल टू, R0 को मैंने कॉमन ले आया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस तरीके से हमको मिल जाएगा, दिस इज द रिलेशन। व्हाट इज R1, फाइनल रेसिस्टेंस, R0 ओरिजिनल रेसिस्टेंस, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट, डेल्टा टी टेम्परेचर का चेंज, कितना हमने चेंज किया है, राइट। अल्फा की यूनिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, यूनिट ऑफ अल्फा हो जाएगी, देखो R से R कैंसिल हो गया, डेल्टा टी नीचे आएगा, पर केल्विन। अब देखिए, जिन मटेरियल का रेसिस्टेंस विद द टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उनका अल्फा पॉजिटिव। देखो, ऑल मेटल्स हैव वैल्यू ऑफ अल्फा, कैसी, पॉजिटिव। हर एक मेटल की कैसी होती है, पॉजिटिव। और दूसरा, ऑल सेमीकंडक्टर हैव वैल्यू ऑफ अल्फा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि इनका कम होता है। और एलॉय की कितनी होगी, एलॉय का बन जाएगा ऑलमोस्ट 0, स्लाइटली होता है पॉजिटिव, हल्का सा बढ़ता है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। किसका, एलॉय के केस में, राइट। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, नेम टू मटेरियल हैविंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेगेटिव। तो आंसर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, राइट। तो इस तरीके से हो गया। अब ग्राफ बच गए, इसमें ग्राफ भी देख लो, अभी करते हैं हम ग्राफ। देखिए मेटल में पहला टेम्परेचर वर्सेस रेसिस्टेंस का ग्राफ। तो हमने अभी किया हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा मेटल के केस में। अब ये क्या है, कंडक्टेंस, इसी की बात कर रहा हूँ मैं, मेटल में कंडक्टेंस वर्सेस टेम्परेचर। तो अगर रेसिस्टेंस बढ़ता है तो ये क्या होता है, कम, क्योंकि ये दोनों आपस में उल्टे होते कि नहीं होते हैं, रेसिस्टेंस के उल्टा होता है कौन, कंडक्टेंस, हाँ है ना। तो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। कौन है ये, कंडक्टेंस। रो क्या होता है, रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो रो भी बढ़ेगा, इस तरीके से। और ये कौन है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी के उल्टा। तो रेसिस्टिविटी अगर बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये कौन है, रेसिस्टेंस। और ये कौन है, डायमीटर। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है,
रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, यानी कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर 1/स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अगर डायमीटर या रेडियस थोड़ा सा भी बढ़ गया तो रेसिस्टेंस बहुत जल्दी फॉल हो जाएगा, बहुत जल्दी डिक्रीज। इस तरीके से रो रेसिस्टिविटी, मैंने आपको कहा था रेसिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसको तुम मटेरियल को तुम छोटा करो, बड़ा करो, कुछ भी करो, रेसिस्टिविटी पे चेंज नहीं आने वाला है, तो रेसिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट इस केस में। फिर देखिए इंपॉर्टेंट ग्राफ, किस केस में? सेमीकंडक्टर के केस में। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है? रेसिस्टेंस और टेम्परेचर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ये कम हो रहा है। अगर रेसिस्टेंस कम हो रहा है तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। रेसिस्टिविटी सेम एज रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है। कंडक्टिविटी इसके उल्टा बढ़ेगा, है ना। और रेसिस्टेंस वर्सेस रेडियस का ग्राफ क्या होगा? रेडियस सेम चीज जो हमने अभी ऊपर किया, बहुत रैपिडली डिक्रीज हो जाएगा। या क्या होगा? अगेन रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरीके से हमारे ग्राफ बन जाएंगे। और भी उससे हमारे ग्राफ आप देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मैं बात करूंगा सुपर कंडक्टर की, सुपर कंडक्टिविटी और सुपर कंडक्टर की बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, राइट। थैंक यू।